नमस्कार, जोहार। आज के विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक बधाई भी। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं अमित कुमार। आज के इस कार्यक्रम को हमने कई सेगमेंटों में बांटा है। तो आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले आपको बता दें, ताकि कार्यक्रम में जो आगे के सेगमेंट है उसको समझने में और इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले सेगमेंट को, जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे यूनेस्को द्वारा 1967 में 8 सितंबर को मनाया गया था। ये दिवस साक्षरता को मानवाधिकार के रूप में स्थापित करता है। ये दिवस प्रत्येक बच्चे और नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इस बात की महत्वपूर्णता को समझाने का प्रयास भी करता है और पूरे विश्व समुदाय को इसको और मजबूत करने की राह दिखाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस दिवस को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, तो हम थोड़ी सी बात यूनेस्को के बारे में भी कर लेते हैं, ताकि इस दिवस के उद्देश्यों को और बारीकी से समझा और महसूस किया जा सके। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत और सभी संस्कृतियों की समान गरिमा को बढ़ावा देकर राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। ये वैज्ञानिक कार्यक्रमों और नीतियों को विकास और सहयोग के मंच के रूप में बढ़ावा देता है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मौलिक और लोकतंत्र तथा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़ा है। ये देशों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में मदद करता है और ऐसे कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है जो विचारों के मुक्त प्रवाह और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है लिटरेसी फॉर वीमेन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। सरल शब्दों में समझें तो वैश्विक आपदा कोविड-19 के इस दौर में साक्षरता मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए एक ठोस आधार बन सकता है। इसके लिए हमें डिजिटल कौशल को बढ़ाना होगा। कोविड-19 संकट ने बड़े पैमाने पर बच्चों, युवाओं और वयस्कों की शिक्षा को प्रभावित किया है। इसने साक्षरता के प्रचार प्रसार में पहले से मौजूद दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने पूरे विश्व में लगभग 773 मिलियन गैर साक्षर युवाओं और वयस्कों को असमान रूप से प्रभावित किया है। ऐसा साक्षरता कार्यक्रम में बाधा आने से हुआ, खासकर उन जगहों में जहां साक्षरता कार्यक्रमों का माध्यम ऑफलाइन था। ऐसे में इस वैश्विक संकट के समय सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ठोस वैकल्पिक तरीके खोजने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों में डिजिटल विभाजन एक बड़ी रुकावट के समान है, क्योंकि इसका अभाव सीखने के विकल्प को सीमित कर देता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस साल की थीम में डिजिटल माध्यम को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक सवाल शायद अभी भी आपके मन में कौंध रहा हो कि साक्षरता की परिभाषा क्या है। तो हम आप दर्शकों को बता दें कि साक्षरता की एक सार्वभौमिक परिभाषा दे पाना मुश्किल है, क्योंकि बदलते समय के साथ इसके आयाम में भी काफी व्यापकता आ रही है। सरल शब्दों में साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की योग्यता और क्षमता। ये किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक विकास का आधार है। इसमें निवेश, जी हाँ, इसमें निवेश राष्ट्र की उत्पादकता और समृद्धि में निवेश के समान है। ये सबसे मूल में है, क्योंकि पढ़ने और लिखने आने के बाद किसी भी कौशल को सीखने की क्षमता में इजाफा हो जाता है और रोजगार के कई रास्ते खुल जाते हैं। नवाचार की
ललक बढ़ जाती है। साक्षरता किसी भी व्यक्ति को समाज में ज्यादा आजादी के साथ भाग लेने और सीखने तथा कमाने का मौका देता है। अभी हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अब जो एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जो पहल है उसको लेकर क्या प्रासंगिकता है, और हाल के सालों में यानी कि पिछले दो सालों में जो कोविड का संकट है इस दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो हम आपको बता दें कि जो 2011 की जनगणना थी उसके मुताबिक भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है, जिसमें पुरुष 80.9% और महिलाएं 64.6%, यानी लगभग 15% का अंतर है इसमें। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो ये एक चिंता का विषय है। भारत अपनी आजादी के बाद से ही साक्षरता को लेकर काफी सजग है और पिछले कुछ दशकों में भारत ने कई तरह के कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान, मिड डे मील योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हाल के सालों में स्टार्टअप योजना और कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें कि ये कोशिश रहती है कि साक्षरता के बाद जो रोजगार की समस्या है उसका भी समाधान निकाला जा सके। लेकिन पिछले दिनों जो कोविड का संकट आया उससे हमारी इस कोशिश में कई तरह की रुकावटें आईं, जिसके परिणाम स्वरूप हमने कई और विकल्पों को भी तलाशा। उसी में एक बड़ा विकल्प सामने आया, डिजिटल तरीका। हम किस तरह से डिजिटल माध्यम से चीज़ों को आसान बना सकते हैं। आज आप देखें, बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे घर बैठे शॉपिंग करना हो, सभी कुछ डिजिटल माध्यम से संभव है। लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ी रुकावट है वो है हमारी साक्षरता की, क्योंकि जब तक आप साक्षर नहीं होंगे तब तक डिजिटल साक्षरता की तरफ जो हमारा कदम है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। पिछले साल 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया और पिछले दिनों ही 29 जुलाई 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके एक साल पूरा होने पर अपने संबोधन में इससे जुड़ी कई बातों को साझा किया और बताया कि अभी के दौर में यानी कि इस कोविड संकट के दौर में हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कितना बदलाव लेकर आई है और उसमें किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण उनके सुझाव हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उनके बारे में आपको दिखाते हैं। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए और हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया कि पिछले एक साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है। आज भी इसमें हर दिन करीब 5 करोड़ हिट हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों पिंजरों से मुक्ति चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है वो भी हमारे युवाओं को
फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे देश में एक साथ आए, गांव शहर सब समान रूप से डिजिटल लर्निंग से जुड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीआर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स यानी सफल के जरिए स्टूडेंट्स के आकलन की भी वैज्ञानिक व्यवस्था शुरू हुई है। ये व्यवस्था आने वाले समय में स्टूडेंट्स को परीक्षा के डर से भी मुक्ति दिलाएगी। ये डर जब युवा मन से निकलेगा तो नए नए स्किल लेने का साहस और नए नए इनोवेशंस का नया दौर शुरू होगा, संभावनाएं असीम विस्तार होगी। साथियों, शिक्षा के विषय में पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय होने के लिए राष्ट्रीय परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बापू के इसी दूरदर्शी विचार को पूरा करने के लिए स्थानीय भाषाओं में मदर लैंग्वेज में शिक्षा का विचार एनईपी में रखा गया है। अब हायर एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी एक विकल्प होगी। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। जैसे जैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को एक आधुनिक और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते जाएंगे, देश आजादी के अमृत संकल्पों को हासिल करता जाएगा। इसके अतिरिक्त साक्षरता के प्रचार प्रसार, विकल्पों को और बढ़ाने तथा डिजिटल विभाजन को न्यूनतम करने के लिए भारत में कई और प्रयास भी किए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम जानते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए ई कंटेंट के विकास के बारे में। इसके तहत ई कंटेंट का विकास 4 सिद्धांतों समझने योग्य, लागू किए जाने योग्य, समझ में आने योग्य और सुदृढ़ता के आधार पर किया जाएगा।
सभी ई कंटेंट जैसे पाठ, पहाड़ा, आकृतियाँ, दृश्य, श्रव्य आदि का स्तर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं निपुण भारत कार्यक्रम। जी हाँ, निपुण भारत कार्यक्रम बच्चों की साक्षरता के लिए एक नई पहल है। इसके तहत देश का प्रत्येक बच्चा 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके। इसे सरल शब्दों में समझें तो एक बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से अपरिचित पाठ सामग्री को पूरी समझ और स्पष्टता के साथ क्रमशः प्रति मिनट 45 से 60 शब्द और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंत तक कम से कम 60 शब्दों को सही ढंग से पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत शिक्षक बुनियादी भाषा के विकास के लिए हर बच्चे की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर ध्यान देंगे ताकि उन्हें बेहतर पाठकों और लेखकों के रूप में विकसित करने में मदद मिल सके। एक अन्य कार्यक्रम विद्या प्रवेश एनसीईआरटी द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल के तौर पर तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां होंगी। इस कार्यक्रम के जरिए प्ले स्कूल का कंसेप्ट दूर दराज के इलाकों में जाएगा। इसके अलावा पहली बार साइन लैंग्वेज को एक विषय के तौर पर कक्षा 1 से 12 तक के लिए शामिल किया गया है। 1200 से भी ज्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भारतीय साइन लैंग्वेज में बनाया गया है, जो दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है। साक्षरता को बढ़ावा मिले, इस हेतु निष्ठा 2.0 को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर उसे विकसित करने पर बल देंगे। इसके साथ ही सफल कार्यक्रम सीबीएसई के 25,000 स्कूलों के 50 लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसमें बच्चों का आकलन और कंसेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के आधार पर किया जाएगा। अब तक के सेगमेंटों में हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपको ये बता पाएं कि जो समस्या की मूल जड़ है वो हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। कई बार हमारे सामने चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर जाते हैं। ऐसे में जो चीज़ें हमें लाभ पहुंचा सकती हैं हम उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। साक्षरता भी ठीक वैसे ही है। हमारे देश के दूर दराज के इलाकों में आज विद्यालय है, लेकिन साक्षरता का जो प्रतिशत है और भारत के साथ साथ जो भारत के राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत है, कई राज्यों में औसत से बहुत ही नीचे है, जो कि एक चिंता का विषय है। लेकिन आप यहाँ देखें कि अगर गांव दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, अगर लोग वहाँ पे जाकर साक्षरता का महत्व भी समझें, कम से कम पढ़ना लिखना भी सीख सकें, तो निश्चित तौर पे आगे जो उनकी राह होगी वो काफ़ी आसान होगी। साक्षरता आपके अंदर आत्मविश्वास को लेकर आता है, आपके विवेक को जगाता है और ऐसे में आपके वो सपने जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जो आप नहीं सोच सकते हैं कि वो आपके जीवन में कभी पूरा होगा, उसकी तरफ आपकी ललक बढ़ती है। क्योंकि साक्षरता आपके आगे बढ़ने की वो सीढ़ी है जो आपको निश्चित तौर पे लाभान्वित करती है। तो आइए आज आपको हम इस सेगमेंट में उन कुछ सक्सेस स्टोरी की ओर ले चलते हैं जहां हम जान पाएंगे कि किस तरह से सपनों को पूरा करने के लिए साक्षरता जरूरी है।
कामदेव पान की यह बैटरी चालित बाइक फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किलोमीटर की माइलेज देती है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह बाइक काफी अनुकूल है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाने पर इस बाइक में पैडल दिए गए हैं। अगर चालक पैडल चलाकर बाइक को आगे बढ़ाता है तो उसके घर्षण से भी बैटरी पुनः रिचार्ज हो जाती है। इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये मान लीजिए अगर आपको सपोज बैटरी ख़त्म भी हो जाता है तो आप अपना मंजिल तक पेडल मार के पहुँच भी सकते हैं। और इसका क्या है ना सर, इसमें पैडल मारने पे इसका बैटरी को भी रिचार्ज कर देगा। ये बहुत ही खास बात है सर इसमें, और बहुत ही यूनिक चीज़ है। 5 भाइयों में से सबसे छोटे कामदेव पान सरायकेला कॉलेज से विज्ञान संकाय में स्नातक हैं। वे बीते 5 सालों से लगातार अपने गृह जिले से दूर रांची में एक छोटे से किराए के मकान में रहकर रिसर्च करते रहे और आखिरकार अपनी अथक परिश्रम और वैज्ञानिक सोच की बदौलत इको फ्रेंडली बाइक की इजाद कर डाली। इस बाइक को बनाने में उन्हें लगभग 30,000 रुपए की लागत आई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ये जो बाइक देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक स्कूटर इसको बोल सकते हैं। और मेरा बचपन से ही जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मशीनों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जिसको मैं चीज़ों को जानते गया और चीज़ों को जानने के बाद मैं अपना रिसर्च चालू। सरायकेला जिले की राजनगर प्रखंड के बासूरदा गांव के रहने वाले कामदेव पान की इस उपलब्धि से उनके अभिभावक, परिजन और गांव वाले काफी हर्षित हैं। काम करने की ललक हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। यह बात सरायकेला जिले के एक छोटे से प्रखंड के कामदेव पान ने साबित कर दी है। मौजूदा दौर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से यह बैटरी चलित बाइक जहां वरदान है, वहीं इससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी संबल मिलता दिखाई पड़ रहा है। कोई भी मिशन तभी सफल होता है जब हम उसे समग्रता में देखते हैं। साक्षरता को देखें तो साक्षरता एक अनंत यात्रा है जिसमें आप सीखते हैं, समझते हैं और कई विचारों को साझा करते हैं। ये मानवतावाद के विकास के परिदृश्यों को खोलता है, जहां आप एक दूसरे को समझते हैं, जहां भाईचारे की नई परिभाषा आती है, जहां लोग मिलजुल कर जीना सीखते हैं, क्योंकि उनका विवेक जाग जाता है। अगर आप राष्ट्र के तौर पर देखें तो ये किसी भी राष्ट्र के सतत विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, क्योंकि जब आप साक्षर होते हैं तो आपका विवेक का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से खुल जाता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ये बात सामने आती है कि भारत में एक बड़ी श्रमबल है, लेकिन ये जो श्रमबल है इसको कुशल श्रमबल में बदलने की जो एक यात्रा होगी वो साक्षरता के बिना अधूरी है। और इस साक्षरता के साथ साथ जब हम डिजिटल साक्षरता की तरफ मुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमें वर्तमान समय के साथ भी जोड़ता है। निश्चित तौर पर साक्षर बनना बहुत ही जरूरी है। अगर आप साक्षर हैं तो लोगों को साक्षर बनाइए, और अगर नहीं हैं तो आप साक्षर बनिए। और यकीन मानिए कि आपको साक्षर बनने के बाद आप देखेंगे कि आपके सोचने और समझने की जो व्यापकता में बहुत बदलाव आएगा। आप वो सोच पाएंगे जो आप पहले नहीं सोच पाते थे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत अमित कुमार को। नमस्कार, जोहार।